Good morning, plus one commerce. So the next chapter that we are going to do today is chapter number 9, that is internal trade. So the CBSE has deleted many of the topics in this chapter, and whatever is left we will be doing only that. So first of all, we will be discussing about the meaning of internal trade. I have already taught you chapter 10, international business, and another name for international business is external trade, right? कि मतलब जो बिजनेस हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, आउटसाइड हमारी कंट्री हो रहा है, वो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। उसी तरह से जो बिजनेस हम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। किस चीज़ के लिए? टू अर्न प्रॉफिट। अब हम गुड्स भी बेच सकते हैं या सर्विसेज को भी बेच सकते हैं। तो जब हम ये बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को अपनी कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट्स के अंडर कर रहे हैं तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर आपको काम करना है, बाहर नहीं। इसको हम होम ट्रेड भी कह सकते हैं या इनलैंड ट्रेड भी कह सकते हैं। अब जब हम अपनी ही खुद की कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं तो जो भी पेमेंट्स होती हैं, जो हमें मिल रही हैं या जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो हमारी जो नेशनल करेंसी है, मतलब कि रुपी, वो उसी में होंगी। हम इसमें डॉलर्स नहीं यूज़ कर सकते। अपनी ही कंट्री में हम गुड्स को जहाँ मर्जी चाहे सोल्ड करें, जैसे कि पंजाब से आप गुजरात में बेच दो, चाहे केरला में बेच दो, है ना, विद इन इंडिया यू कैन सेल इट एनीवेयर। और जो लोग यहाँ पे अपना बिजनेस चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको कोई जैसे कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी हम एक्सटर्नल ट्रेड में करते हैं, इंपोर्ट वगैरह पे। लेकिन अगर हम खुद की कंट्री में ही कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें कोई कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी अपने गुड्स के ऊपर नहीं पे करनी है, क्योंकि ये खुद हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है और कंज्यूम भी वही होना है। जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, उसी कंट्री में कंज्यूम होना है। तो इस करके यहाँ पे कोई भी ड्यूटी मतलब टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो तो लगेगा ही, जैसे जीएसटी लगता है हर जगह। ओके, अब मेन फीचर्स क्या हैं इंटरनल ट्रेड के? तो फर्स्ट इज़ कि जो ये बाइंग एंड सेलिंग है ये हमारी कंट्री के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, पेमेंट मैंने आपको बता दिया, होम करेंसी ही होनी चाहिए। थर्ड, तो अगर कोई फॉर्मेलिटी है भी बिजनेस वालों के लिए, वो बहुत कम है या ना के बराबर है। फोर्थ, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, तो जो लोकल मोड्स होते हैं जैसे रेलवेज़ या रोडवेज़ के थ्रू हम अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, होलसेल एंड रिटेल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि जब हम जो गुड्स हैं उसको बेच तो रहे हैं, लेकिन कितना बेच रहे हैं? इन बल्क। बल्क मीन्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो लोग होलसेल का बिजनेस करते हैं हम उनको होलसेलर बोलते हैं। और होलसेलर किससे गुड्स खरीदता है? वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। वो ये नहीं खरीदता, सपोज करो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बैग्स बनाती हूँ, मतलब मेरी ही फैक्ट्री में बैग्स बनते हैं, और आप होलसेलर हो, आप मेरे पास आए हो, तो आप मेरे से कोई एक या दो बैग नहीं लोगे। यू विल परचेज द बैग्स इन बल्क, मतलब कि 500 बैग्स दे दो या 200 बैग्स दे दो या 1000 बैग्स दे दो, आप बल्क में खरीदते हो। ओके, अब जो होलसेलर है वो एक मिडल मैन है, किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, जो बिजनेस करता है, जो चीज़ों को बनाता है, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे। उसके बाद बीच में होलसेलर आता है जो कि बल्क में खरीदता है मेरे से गुड्स, जैसे कि आप हो। फिर एक थर्ड पर्सन भी है, रिटेलर, जो शॉप्स पे लोग बैठे होते हैं, उसको हम रिटेलर बोलते हैं। तो मेरे से होलसेलर खरीदेगा और होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, तो शॉप में सामान पहुंच गया। और शॉप में कौन आएगा? एंड में कस्टमर खरीदने के लिए आएगा। अब हम किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो वो रिटेलर होता है, वो सामान किससे खरीदता है? जो भी उसकी शॉप में सामान पड़ा है, किसी होलसेलर से। और जो होलसेलर है वो किससे लेता है सामान? मैन्युफैक्चरर से।
कुछ केसेस में हो सकता है कि रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले ले, बट अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो यही है कि पहले मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर एंड देन रिटेलर, और अल्टीमेटली किसके पास जाता है सामान? कस्टमर के पास। तो उनके बीच में अपने अपने प्रॉफिट्स और टैक्सेस ऐड होते जाते हैं। क्लियर? और जो होलसेलर होता है उसे कोई शॉप नहीं होती, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं बैठा होता कस्टमर को, वो सिर्फ रिटेलर को बेचने के लिए बैठा होता है। लेकिन फिर भी कुछ शॉप्स हैं, मतलब उनका काम चल रहा होता है, वो ओपन कर लेते हैं कि साइड बाय साइड अगर कोई खरीदना चाहता है खरीद लो। लेकिन बहुत रेयर है कि वो सपोज़ बैग्स का बिजनेस है और एक होलसेल की शॉप है बैग्स की, तो आप कोई एक बैग नहीं खरीद सकते। अगर आपको एक बैग खरीदना है तो आपको रिटेल शॉप पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप होलसेलर के पास गए तो आपको जो बैग्स लेने पड़ेंगे वो भी लाइक यू हैव टू परचेज अ गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ बैग्स, लाइक कम से कम 50-60 बैग्स, ताकि उसको भी फ़ायदा हो। अगर आपको सिर्फ एक एक यूनिट लेना है तो आपको शॉप्स पे जाना पड़ता है, जो कि रिटेल ट्रेड है। होलसेल का वहाँ पे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स क्या है? सबसे पहले कि ये एक मिडल मैन है, लिंक है किसके बीच में? प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ही है। सेकेंड, होलसेलर के पास कभी भी छोटी मोटी क्वांटिटीज़ में गुड्स नहीं होते, वो लार्ज क्वांटिटीज़ में अपने पास गुड्स को रखते हैं। थर्ड, जनरली वो एक ही तरह के प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं, जैसे कि या तो सिर्फ स्टेशनरी का सामान होगा, या सिर्फ फूड ग्रेन्स का सामान होगा, या सिर्फ फुटवेयर्स का सामान होगा, वो एक ही चीज़ को लेके चलते हैं। नेक्स्ट इज कि जो होलसेलर है वो, अब देखो गुड्स मेरे पास बहुत, मैंने लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदे हैं, तो उनकी मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। तो होलसेलर के पैसे जो लगते हैं वो उस मेंटेनेंस पे लगते हैं। उसके बाद जो होलसेलर है वो अपने गुड्स को जाके रिटेलर्स को बेचता है। अब रिटेलर्स मतलब बहुत सारी शॉप्स पे लोग बैठे हैं, तो वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी बेचते हैं। सपोज करो एक एरिया में 5 रिटेलर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 100 बैग्स हैं, तो मैं 20 एक को दूंगी, 20 को दूसरे को दूंगी, जो नेक्स्ट 20 हैं वो थर्ड वाले पर्सन को दूंगी, जो नेक्स्ट 20 हैं वो मैं फोर्थ वाले पर्सन को दूंगी, और जो लास्ट वाले 20 बचे वो मैं फिफ्थ वाले रिटेलर को दूंगी। ठीक है, सारा का सारा सामान मैं एक ही पर्सन को नहीं दे दूंगी, मतलब। एंड सेकेंडली वो बहुत कम है कि डायरेक्टली कस्टमर को नहीं वो बेचता, वो मोस्टली रिटेलर्स को ही देगा इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़। अगर जनरली देखा जाए तो होलसेलर लोगों का जो प्रॉफिट होता है, जो वो बीच में कमा रहे होते हैं, वो बहुत कम होता है। एंड लास्ट, फर्स्ट इंटरमीडियरी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैंने आपको भी बताया ना कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, एंड देन रिटेलर होता है। तो सबसे पहला जो मिडल मैन है वो कौन होता है? हमेशा होलसेलर ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट है सर्विसेज। अब होलसेलर कौन सी सर्विसेज देते हैं? होलसेलर मैन्युफैक्चरर को भी कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं, रिटेलर को भी देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरर को वो कौन सी सर्विसेज देते हैं। फर्स्ट इज फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ लार्ज लेवल। ओके, उससे क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। तो होलसेलर हेल्प कर रहा है किसको? मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि अगर होलसेलर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदेगा कौन? मैन्युफैक्चरर ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमसे खरीदने के लिए होलसेलर्स बैठे हैं। इस तरह से वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको हेल्प कर रहे हैं उनसे लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करके। सेकेंड इज हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शंस। तो जो होलसेलर्स होते हैं कई बार उन्होंने सेल वाले लोग लगाए होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कि आप जाके रिटेलर्स जो हैं, जो कि जहाँ डिफरेंट जगह पे जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, उनको कांटेक्ट करो। वो मतलब उनको एक तरह से कन्विंस कर रहे होते हैं कि जो हमारे गुड्स हैं, होलसेलर के गुड्स हैं, वो आप अपनी शॉप में लेकर आओ, डिस्प्ले करो, मतलब उसको वहाँ पे रखो ताकि लोग इसको आके खरीदें। ठीक है, अब अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मैंने अपने बंदे लगा दिए डिफरेंट शॉप्स पे कि सर ये मेरा सामान है, आप इसको अपनी शॉप पे रखो, इसकी डिमांड बहुत है, ये बिकेगा। तो अगर मैं नहीं जाके, एक तरह की देखो मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ खुद, तो अगर मैं नहीं करूँगी तो शायद मेरा प्रोडक्ट जिस चीज़ में मैं डील करती हूँ वो ऐसे तो कोई रिटेलर खरीदेगा ही नहीं। तो मुझे अपने बिहाफ पे मेहनत करनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है रिटेलर्स को।
ओके, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। अब होलसेलर है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको? मैन्युफैक्चरर को। कौन सी इन्फॉर्मेशन? वो कहीं ना कहीं बताता है कि कस्टमर्स की आजकल की प्रेफरेंस मार्केट में क्या चल रही है, कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी चेक करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका प्राइस क्या चल रहा है, एवरीथिंग। तो इस तरह से वो सजेशंस देते हैं गुड्स के रिगार्डिंग, उनकी क्वालिटी, उनके टाइप्स, कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको हेल्प मिलती है ताकि वो इस तरह से गुड्स प्रोड्यूस करे ताकि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो सके, नहीं तो कोई भी उनसे ख़रीदेगा नहीं। नेक्स्ट स्टोरेज। अब आपको पता है कि गुड्स हम बल्क में परचेज करते हैं ना, लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो स्टोर करके रखना पड़ता है गुड्स को। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदूंगी तो मैन्युफैक्चरर को स्टोरेज का काम भी करना पड़ेगा। इतना सारा सामान वो प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, तो वो काम होलसेलर ने अपने सिर पे ले लिया और वो सारा खर्चा खुद उठाता है। होलसेलर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, और अगर कोई रिस्क भी है कि कल को चोरी हो जाए या कोई सामान स्पॉइल हो जाए, डैमेज हो जाए, वो सारा रिस्क इसके सिर पे, होलसेलर के सिर पे है, मैन्युफैक्चरर के सिर पे नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चरर को बहुत रिलीव कर दिया है इस स्ट्रेस से। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। कभी कभी जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है पैसे के थ्रू। वो उनको ऑब्वियसली वो कैश से ख़रीदता है। कई बार क्या होता है, वो कहता है कि भी इफ़ यू डोंट हैव मनी आई विल गिव यू द मनी, आप ऑर्डर प्लेस कर लो। इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो कभी बिजनेस में ना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है जो कि ज़रूरी होता है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो अगर वो कैश मेरे पास नहीं है तो उस जगह पे मेरे को कौन हेल्प करता है? होलसेलर्स, क्योंकि वो मुझे एडवांस में पैसे दे देते हैं। नेक्स्ट इज़ बियरिंग रिस्क। तो होलसेलर अब जो गुड्स में डील कर रहा है वो अपने मतलब गुड्स अब होलसेलर के हो गए हैं, तो उनका नाम चल रहा है, डिलीवरी भी किसने देनी है या गुड्स को स्टोर भी किसने करना है, वेयर हाउसेस में सब होलसेलर ने करना है। तो इसके साथ बहुत सारे रिस्क आते हैं कि अगर इतना सारा सामान जो मैं ख़रीद के बैठा हूँ, अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस कल को कम हो गया या ये चोरी हो गया या इस पर आग लग गई या ये स्पॉइल हो गया, तो मतलब नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बल्क में ख़रीदा हुआ है सामान। तो ये रिस्क भी किसके सिर पे आते हैं? होलसेलर के सिर पे। एंड द लास्ट इज फैसिलिटेड प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। तो जो होलसेलर्स होते हैं ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कंटिन्यूटी चलती रहती है पूरे साल में, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे गुड्स परचेज करते रहते हैं जब जब वो प्रोड्यूस करते हैं, और अगर अभी नीड नहीं है तो उसको वो साथ साथ में स्टोर करके रख लेते हैं, और जब डिमांड होती है फिर वो जाके अपने कस्टमर्स को या रिटेलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? सो ये सब था कि होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विसेज दे रहे हैं जो कि उनके लिए वैल्यूएबल हैं, या वो उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कि रिटेलर्स को वो क्या सर्विस दे रहे हैं। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब जो रिटेलर्स हैं, जो शॉप पे बंदा बैठा है, उसको बहुत डिफरेंट तरह के गुड्स अपनी शॉप पे रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की डिमांड डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एक चीज़ रखेगा तो मार्केट चलेगी नहीं, है ना, शॉप चलेगी नहीं, तो उनको वाइड वैरायटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो एक बड़ा मुश्किल होता है रिटेलर के लिए कि वो हर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाए। तो वो क्या, ये काम उसका कौन कर देता है? होलसेलर। क्योंकि होलसेलर खुद देखता है कि भी मेरे को इनको कौन सा गुड चाहिए या कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो खुद जाके मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढता है। ठीक है, कभी कोई चीज़ कहीं पे मिल रही होती है या कभी कोई चीज़ कहीं पे अलग मैन्युफैक्चर हो रही होती है। तो कई बार होता है कि जैसे मान लो कोई पार्ट्स हैं किसी चीज़ के, एक पार्ट कहीं पे अवेलेबल हो रहा है, एक पार्ट कोई और मैन्युफैक्चर कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो होलसेलर क्या करता है, दोनों जगह पे जाता है, कलेक्ट करता है और उसको असेंबल करता है, मतलब जोड़ता है, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक फुल फ्लैश प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये काम रिटेलर का नहीं है, ये काम किसने ले लिया अपने सिर पे? होलसेलर ने ले लिया। तो होलसेलर लार्ज स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो जब भी रिटेलर को कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो एकदम से किसको कांटेक्ट करता है?
होलसेलर को कांटेक्ट करता है कि मुझे ये इमीडिएटली सप्लाई कर दो। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढे, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और हैक्टिक हो जाएगा। तो वो काम किसने ईजी कर दिया है? होलसेलर ने। अब रिटेलर को भी लार्ज स्टॉक मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब रिक्वायरमेंट आएगी मुझे 1 सेकेंड से फटाफट गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम द होलसेलर। ओके, नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। अब जो होलसेलर्स हैं वो अपने गुड्स बेचते तो हैं रिटेलर्स को, लेकिन कई बार ऑन क्रेडिट बेच देते हैं, मतलब कैश पे नहीं बेचते। तो इससे क्या होता है कि जो रिटेलर्स हैं उनके पास लार्ज वर्किंग कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब यहाँ पे कैश है। अब अगर मैं होलसेलर हूँ और मैं पैसे लेना शुरू कर दूँ तो ऑब्वियसली रिटेलर्स के पास कैश होना चाहिए, है ना। उनको कैश मेंटेन करना पड़ेगा कि कल को अगर ये होलसेलर आ गया मुझे पे करना है, ये आ गया तो मुझे पे करना है। लेकिन होलसेलर्स जो हैं वो क्रेडिट पे गुड्स बेच देते हैं बिना पैसे के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिटेलर्स को अपने पास अभी कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कहता है कि जब कस्टमर से मुझे पेमेंट मिलेगी, जब भी गुड सेल होगा, मैं तुम्हें तब दे दूंगा। तो ये काम भी चलता है, एंड दिस वे होलसेलर्स हेल्प द रिटेलर्स। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। अब कई बार क्या होता है, डिमांड में चेंज आ जाता है, ठीक है, या जो ट्रांजिट होता है तो उसमें डैमेज हो सकते हैं गुड्स, उसका भी रिस्क है। चोरी हो सकती है, स्पॉइल हो सकता है। तो ये सारा रिस्क कौन बियर करता है? मैंने आपको पहले भी बताया, ये होलसेलर बियर करता है। तो रिटेलर भी इस स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जो होलसेलर है उसका डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो अगर उसे कभी भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है जो कि मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहा है, या कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में जो उसने प्रोड्यूस किया है, तो वो इमीडिएटली रिटेलर को इन्फॉर्म करता है कि ये मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है, ये न्यू टेक्निक आई है और इसके क्या यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो अपनी नॉलेज अपडेशन का काम है ये भी होलसेलर कर रहा है। और रिटेलर को कौन बता रहा है? रिटेलर को खुद जाके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन ढूंढने की, वो खुद होलसेलर कर रहा है और एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग सपोर्ट। अब होलसेलर खुद ही कहीं ना कहीं ऐसे ब्रांड्स या गुड्स को प्रमोट करता है जो उसने अपने पास रखे होते हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो भले एडवर्टाइजिंग होलसेलर कर रहा है, लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है? रिटेलर का हो रहा है, क्योंकि तभी लोग वो प्रोडक्ट को आके खरीदेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि वो रिटेलर को हेल्प कर रहा है उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करने में। कभी कभी क्या होता है कि वो पैम्फलेट्स बांट देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कई बार वो पैम्फलेट्स आते हैं ना जिसपे ऐड लिखी होती है किसी चीज़ की, बैनर लगा दो, या कहीं किसी ट्रक या ऑटो के पीछे पोस्टर्स लगा दो। तो ये पब्लिसिटी जो होती है इससे क्या होता है कि सेल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आपने देखा होगा कि सोप के, शैम्पूज़ के या फेस वॉशेज़ के बैनर्स बहुत जगह पे लगे हुए हैं, तो दैट इज़ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो अल्टीमेटली वो शॉप पे जाके वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अब वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगा तो किसकी सेल इंक्रीज हो रही है? रिटेलर की। तो ये काम इतने झंझट किसने किया? होलसेलर ने किया। किसके लिए? रिटेलर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द हेडिंग इज सेम मार्केटिंग सपोर्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं जो होलसेलर है वो मार्केटिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का काम या जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कौन कर रहा है? होलसेलर, ताकि हम कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करे। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? रिटेलर को ही हो रहा है, क्योंकि इससे उनकी इंक्रीज सेल, जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। फर्स्ट पॉइंट पे बात हुई थी पब्लिसिटी की। सेकंड जो इस सिक्स्थ पॉइंट है इसमें भी इसमें बात हो रही है ऑन अ लार्ज लेवल। इसमें पब्लिसिटी से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मार्केटिंग करना, रिसर्च करना, सेल्स प्रमोशन करना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे बाय वन गेट वन फ्री, या डिस्काउंट मिलेगा आपको, या कूपन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारा काम 6 पॉइंट में है। एंड रिजल्ट दोनों में सेम है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है और रिटेलर को फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ होलसेलर। एंड लास्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब एक होलसेलर लार्ज क्वांटिटी बाय करता है तो उसको ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा मैन्युफैक्चरर से। तो वो अपने इस डिस्काउंट को शेयर करता है किसके साथ? रिटेलर्स के साथ, क्योंकि वो जब गुड्स को सप्लाई करता है रिटेलर के पास तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी क्या रखता है? कम। और रिटेलर जो है वो गुड्स को स्मॉल लॉट्स में, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज करता है। तो इससे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है किसका? रिटेलर का, क्योंकि उसको इतने पैसे पे करने नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो होलसेलर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख ही नहीं रहा है,
वो कम रख रहा है। वो कम क्यों रख रहा है? क्योंकि उसको ऑलरेडी आगे से क्या मिला हुआ है? डिस्काउंट। क्लियर? सो इन दिस वे रिटेलर्स जो है उनको हेल्प मिल रही है किससे? होलसेलर से। तो पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर की सर्विसेज के बारे में बात करनी है हमें, कि होलसेलर जो है उसकी सर्विसेज के बारे में बात करनी है कि मैन्युफैक्चरर को कैसे हेल्प मिल रही है एंड यहाँ पे रिटेलर को कैसे हेल्प मिल रही है। क्लियर?